सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। शुभम सृष्टि, तूफान का देवता थॉर। अच्छा, प्राची पंडित, ईशानी। सर क्या ज्योग्राफी पूरा हो गया? ज्योग्राफी में जैसे कि एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट बचा है तो वो हम लोग करेंगे। जैसे ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट है और जैसे पॉलिटी में भी छोटे छोटे इक्का दुक्का टॉपिक्स हैं तो वो हम लोग करेंगे। बट मेन यहाँ पे मेरा टारगेट है कि जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो हो ही जाने चाहिए। और ऐसा नहीं कि मतलब अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए, अनइम्पॉर्टेंट वाले बाकी। जैसे ने बताया कि जैसे एग्रीकल्चर ये कंपोनेंट है छोटा सा, ये बाकी है, बाकी आपकी ज्योग्राफी ख़त्म है। ठीक है। आशीष, अभिषेक, राजेश, महिर, प्रीति, सभी को गुड मॉर्निंग। सोनिया, अभिषेक। सर मैं औरंगाबाद से हूँ, मेरी रानापुर से थी, मैं क्या करूँ? बेटा तुमको जो है ना, अभी रुको हम बताएंगे क्या करना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है। और केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर रहेगा मैटर। ठीक है। मैटर वो वाला मैटर नहीं जो आपका हो जाता है फिर आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं, वो वाला मैटर नहीं है। ये है केमिस्ट्री वाला मैटर। इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं, हाँ पदार्थ ही बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं, मैटर को। ठीक। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। प्लस प्लस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इज मैटर प्योर, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स, ये सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी मैटर। और सबसे पहला है व्हाट इज़ मैटर। मैटर होता क्या है? तो मैटर जब लड़ाई हो जाती है ना, लड़ाई देंगे तब मैटर होता है ना। तो मैटर अगर हम केमिस्ट्री में के पर्सपेक्टिव से जाएं तो मैटर इज़ एनीथिंग। ठीक है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ a fixed volume, or we can say that that has a fixed volume and mass, and because of its fixed volume occupies some space. Occupies some space. Anything that has a fixed volume and mass is known as matter, and because it has a fixed volume so it must occupy some space. For example, अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा मोबाइल फ़ोन है वो एक मैटर है, मेरा जो लैपटॉप है वो मैटर है। ठीक है। पानी यानी वाटर वो एक मैटर है। ठीक। अच्छा ये बताइए, एयर जिसको कि हम देख नहीं पा रहे हैं, इज दिस अ मैटर और नॉट? ये एयर मैटर है या फिर नहीं? ठीक है। जो आप रात भर कुछ सोचते रहते हैं किसी के बारे में, यानी कि आपके मान लेते हैं इमोशंस या फिर आपके थॉट्स, क्या ये मैटर है या नहीं? बताइए। तो अगर हम बात करें एयर की तो येस इट इज़ अ मैटर। ये मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका मास होता है। एयर का मास होता है। ठीक। ऊपर आप जाइए माउंटेनियस इलाकों में, ठीक है, वहाँ पे एकदम थिन एयर हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे गैसेस कंपोनेंट कम हो जाता है। बिकॉज थिन क्यों बोला हमने? बिकॉज वहाँ पे एयर का मास कम हो गया। ठीक। एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल बलून है ये, ठीक है, बलून है। अब इसमें मैं गैस भरूंगा, गैस दिख तो नहीं रही है ना, लेकिन ये फूल क्यों गया? बिकॉज इसने गैस ने यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, या स्पेस, सॉरी, ड्यू टू वॉल्यूम इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। इमोशंस और थॉट्स की बात करें, ये क्या इनका कोई मास होता है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? तो आंसर इज नो। तो ये मैटर नहीं होंगे, ये पदार्थ नहीं होंगे। अब जो हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिस पे क्लासीफाई किया। जब क्लासिफिकेशन की बात आई तो हमारे इंडियन फिलोसफर ने इसको पंच तत्वों का नाम दिया। एक बोला कि एक एयर होता है, एक अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, वायु, ठीक है, पृथ्वी, और ये क्या, ज्वाला है ना, अग्नि, ये आकाश, और ये पानी। ठीक है। तो ये पंच तत्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने।
अब क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि भाई इनमें से पंचतत्व कौन सा नहीं है कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार CDS में क्वेश्चन पूछ लिया था इसने इससे, ठीक है। बाकी इतना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पंचतत्व आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो अभी हमने बोला कि चाहिए मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, पानी है, ये एयर है हमारे अराउंड, ये सब कुछ मैटर है। तो ये मैटर किसी ना किसी पार्टिकल से बना होगा। ये जो मैटर ये पार्टिकल से बना होगा, और इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होगी, इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होगी। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। मतलब सर ये जो मेरा ये लैपटॉप है या फिर मोबाइल फ़ोन, इसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं क्या? दिख तो नहीं रहे। इसमें जो पानी है उसमें मूव कर रहे हैं क्या? दिख तो नहीं रहे। ठीक है, एयर में हो सकता है मूव कर रहे हूँ। यही हमारा बेसिक नोशन है ना, अभी सब कुछ क्लियर होगा। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिससे एक दूसरे को पास बुलाते हैं। इन दोनों को मैं कॉन्ट्रास्टिंगली ले सकता हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, एक पार्टिकल एक दूसरे से बोल रहा है आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब पार्टिकल कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, पार्टिकल के बीच में स्पेस कितनी है, पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, पार्टिकल कितने ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर देखने को मिलता है, फिर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर देखने को मिलता है। मेनली 3 है बट टोटल 5 है, मेनली 3 है बट टोटल 5 है। इन मेनली 3 के बारे में पहले बात करेंगे, फिर ये टोटल जो 5 एक्स्ट्रा 2 हैं इनके बारे में भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहला सॉलिड। आप मुझे बताइए, ठीक है, ये जो मेरे 3 पैरामीटर्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ स्पेस बिटवीन देम, तो इसको मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है, अगर मैं स्पेस का वो लूँ, ठीक है, पहला कंपोनेंट यहाँ पे मैं स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला कंपोनेंट स्पेस लिया। दूसरा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स दूसरा यहाँ पे मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ, जो कि बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और तीसरा ले लेता हूँ मैं, तीसरा यहाँ पे क्या था फैक्टर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको 3 सिंबल्स दे रहा हूँ, H, L और M। H का मतलब हाई है, L का मतलब लो है और M का मतलब मीडियम है। अब सॉलिड के लिए फिल कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग अपने दिमाग में, फिर आपके पास कोई पेन एंड पेपर हो तो फिल कर लीजिए आप। अब स्पेस में क्या लिखेंगे, अब मूवमेंट में क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या लिखेंगे, फिर मैं फिल करके दिखाता हूँ कि सॉलिड में क्या आएगा, लिक्विड में क्या आएगा और गैस में क्या आएगा और क्यों आएगा, क्यों आएगा। अब सॉलिड क्या होता है, सॉलिड वो होता है जहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पे आपका जिसमें कि डेफिनिट शेप होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल का डेफिनिट शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, इसका एक डेफिनिट शेप है, इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, ऐसा नहीं कहीं भी फैल रहा है अदरक की तरह ठीक है, इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। वैसे अदरक भी आपका सॉलिड ही हुआ है ना, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है इसमें, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें बहुत ही नेग्लिजिबल है। अब क्या मैं इसको दबा के एकदम इसका शेप चेंज कर सकता हूँ क्या सॉलिड का? नहीं, ज़्यादा दबाऊंगा टूट जाएगा, ज़्यादा दबाऊंगा नहीं टूट जाएगा, यानी कि इट्स शेप इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज एंड इट मे ब्रेक। अगर आप इसका शेप चेंज करने जाएंगे तो इट मे ब्रेक। ये होती है सॉलिड की प्रॉपर्टी, एक ठोस की प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो सॉलिड के जो पार्टिकल, उनके बीच में स्पेस होती है लो, स्पेस होती है बहुत कम, मूवमेंट होता है बहुत कम, ठीक है, मूवमेंट होता है बहुत कम और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा हाई। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू गेस वाई। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं तो स्पेस कम होगा। अरे भाई, अगर उनका कोई डेफिनिट शेप है, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड हैं। अगर हम देखें तो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो अपने आप स्पेस लो होगा उनके बीच में और मूवमेंट भी लो हो जाएगा। लिक्विड की अगर केस में बात करें तो स्पेस मीडियम होगा, मूवमेंट भी थोड़ा बहुत हो जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा बहुत होगा, सब बीच, क्योंकि बीच में है। गैस में अगर बात करें स्पेस
बहुत ज़्यादा होगा इनके बीच में, तभी तो गैस का कोई डेफिनिट शेप होता है क्या, या लिक्विड का कोई डेफिनिट शेप होता है क्या। लिक्विड जैसे पानी लिया मैंने अभी, मैंने ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप ले लिया, ठीक है। मैं इसको जार में रखूँगा, जार का शेप ले लेगा, ठीक है। इसको बलून के अंदर भर दूंगा, बलून का सर्कुलर शेप ले लेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ में उसको लिक्विड को रख रखा है, उसका डेफिनेट शेप ले लेगा। और गैस की तो क्या ही बात करें, गैस तो एकदम, उसका तो बिल्कुल ही शेप नहीं है कुछ। मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल बहुत हाई होगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे बगल वाले रूम में किसी ने अभी परफ्यूम डाला है, ठीक है, तो भी उसकी मुझे तुरंत स्मेल आ गई। क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल हैं वो टिक नहीं सकते हैं, उनसे टिका नहीं जाता, उनके पैर टिकते नहीं एक जगह पे, वो तुरंत भाग जाते हैं। तो वो तुरंत उस रूम से निकले और यहाँ से जैसे तैसे घुस के आ गए मेरे पास कि देखो परफ्यूम डाला है उन्होंने, ठीक है। तो हाई होता है, हाई होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे, लो होगा, ठीक है। तभी तो वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऑफ गैस है कि नहीं। तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है गैस के जो पार्टिकल हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व करते हो डेली बेसिस पे, जैसे आपकी मम्मी पूजा करती हैं, अगरबत्ती जैसे उन्होंने जलाया तो पूरे घर में महक जाती है अगरबत्ती, है ना। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में मूवमेंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो स्पेस ज़्यादा है तो मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ सभी को क्लियर होगी। एक बार कन्फर्म कर देंगे सभी लोग कि चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं। डिफ्यूजन भी होता है, ठीक है, बिल्कुल। इफ़ यू पुट इनटू अ कप इट्स बिकम अ कप, ब्रूस ली, ओके। बिल्कुल, बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। क्लियर है सभी को? चलिए, तो तीनों स्टेट ऑफ मैटर हमने देख लिया। अब इनके इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। बाकी दो स्टेट ऑफ जो मैटर है उनको भी देखेंगे, बट सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखेंगे यहाँ पे। कि अगर मान लेते हैं कि जो सॉलिड है उसमें हम चेंज ऑफ टेम्परेचर करते हैं, लिक्विड में चेंज ऑफ टेम्परेचर करते हैं, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चेंज ऑफ टेम्परेचर भी देखेंगे एंड चेंज ऑफ प्रेशर भी देखेंगे। तो देखो, अब मुझे ये बताओ, आपको काइनेटिक एनर्जी भी मैंने पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाया है क्या? मैंने आपको अभी काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। बट काइनेटिक एनर्जी आपको आई होप पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी होता है जो एनर्जी मूवमेंट की वजह से आती है, जो एनर्जी वेलोसिटी की वजह से आती है। तो गैस में अगर बात करें, जो गैस के पार्टिकल होंगे उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाईएस्ट होगी इस केस में, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होगी। अब टेम्परेचर का चेंज किस तरह से अफेक्ट करता है? जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या करता है? मूवमेंट, या फिर मैं बोलूं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है पार्टिकल के बीच में उसको कम कर देगा। और सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, ये तो बेसिक सा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हो इसलिए रही हैं ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आ सकें कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट वो चीज़ें समझ में आ सकें इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप ध्यान से समझें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, और मूवमेंट ज़्यादा होगी तो उनके बीच में स्पेस बढ़ेगी। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं सॉलिड को हीट करूं, इसको हीट करूं यानी इसको टेम्परेचर दूं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल दीजिए जरा कमेंट में। इस लिक्विड को अगर मैं और हीट करूं और टेम्परेचर दूं तो ये गैस में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल दीजिए ज़रा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारी आइस हो सकती है। आइस क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है, हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ बिटवीन दी पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया जिसमें कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, एंड मूवमेंट बिटवीन दी पार्टिकल्स ज़्यादा होता है, स्पेस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये वाटर बन गया। इस वाटर को देन हीट किया तो ये जो है वेपर बन गया, वेपर यानी कि गैस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर आपने समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर समझ लेते हैं कि प्रेशर का चेंज किस तरह से अफेक्ट करेगा। सॉलिड CO2 अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी देख लो सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि इसको CO2 को अगर हम एक सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है,
अगर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में रखें CO2 को तो सॉलिड फॉर्म में रहती है अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रेशर में इसको रख रखा है तो सॉलिड CO2 है, सॉलिड फॉर्म में। जरा सा इसका अगर प्रेशर कम करें ना, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका कम कर दें, थोड़ा सा खोल दें, ये गैस फॉर्म में बाहर निकलेगी। क्या हुआ? सॉलिड से गैस हुआ प्रेशर डिक्रीज करने पे, प्रेशर डिक्रीज करने में। यानी कि अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं गैस में या फिर गैस में, ठीक है, गैस में अगर मैं इंक्रीज इन प्रेशर करूँगा, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर यानी प्रेशर मैं बहुत अप्लाई करूँगा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मैं इसी सॉलिड में प्रेशर डिक्रीज कर दूँ तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेशर चेंज इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि जो हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करते हैं, ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वो कैसे करते हैं? लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस ये हम तब कर पाते हैं जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड से गैस मिल रहा है, गैस से अगर मुझे लिक्विड चाहिए तो टेम्परेचर को कम कर दो और प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर को कम कर दो, और इससे हो जाएगा आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। इसको याद रखिएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर हमें गैस का लिक्विफिकेशन करना है तो हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए चेंज ऑफ मैटर को यहाँ पे देख लेते हैं कि मैटर किस तरह से अपनी फॉर्म को चेंज करता है और उसको हम क्या बोलते हैं। तो जब सॉलिड, या फिर सबसे पहले हम लोगों ने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था ज्योग्राफी में। कंडेंसेशन क्या पढ़ा था? कंडेंसेशन पढ़ा था कि जो गैस होती है अगर उसका टेम्परेचर एकदम से कम हो जाए तो वो फ्रीज, वो आपकी वो क्या होती है, सॉलिड सरफेस में वो वाटर के फॉर्म, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाती है। जैसे कि सुबह हम सर्दियों के टाइम पे ओस देखते हैं, ड्यू। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो गैस प्रेजेंट है ना उसका एकदम से रात में टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से सॉलिड सरफेस में वो कंडेंस हो गई, यानी कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो कंडेंसेशन कहलाता है। इसी लिक्विड को, जैसे पानी को हीट करते हैं तो वेपराइज हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये इसी को ही हम इवापोरेशन बोल देते हैं, वाष्पीकरण बोल देते हैं। और कंडेंसेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? संघनन बोलते हैं, ठीक है, संघनन बोलते हैं इसको हिंदी में। सॉलिड को अगर हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। हिंदी में इसको ऊर्ध्वापतन बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वापातन, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं हिंदी में। और अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है इसको डिपोजिशन बोलते हैं। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है, फ्यूज हो गया वो, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में। और अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि पानी हम रखते हैं फ्रिज में, ठीक है, फ्रीजर में, तो वो आइस बन जाता है, तो दैट इज सिंपल सॉलिडिफिकेशन। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट है ये सब्लिमेशन, जो डायरेक्टली गैस से सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, गैस से सॉलिड वाला डिपोजिशन बोला जाता है इसको। और सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन एंड गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये चेंज ऑफ मैटर है, किस तरह से मैटर चेंज हो सकता है हमने देखा कि टेम्परेचर और प्रेशर में किस तरह के चेंजेस करने में ये चेंज हो सकता है। नाउ फेवरेबल कंडीशन फॉर इवापोरेशन। इवापोरेशन के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है? व्हाट इज इवापोरेशन? अभी समझ गया, जहाँ पे आपका लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन जरा कमेंट बता दीजिए, जो हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़े थे, सारे फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन जो हम लोगों ने पढ़े थे, बताइए जल्दी से कौन कौन से हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन पढ़े थे। फेवरेबल कंडीशन फॉर इवापोरेशन देखने से पहले क्यों ना हम अपने 4th and 5th स्टेट ऑफ मैटर भी देख लें। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज किया, गैस में कन्वर्ट हो गया। क्या हो अगर मैं गैस में बहुत ज़्यादा इसका इंक्रीज इन टेम्परेचर दूँ, बहुत ज़्यादा इसको हीट करूँ, डेल्टा का मतलब हीट होता है केमिस्ट्री में। ये कन्वर्ट हो जाएगा 4th स्टेट ऑफ मैटर में, एंड दैट इज प्लाज्मा। ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा में। अगर मैं इसमें क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा इसमें ये क्या करूँगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, तो प्लाज्मा जो कि 4th स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज बियॉन्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एक तरह से मैंने क्या किया, गैस का यहाँ पे क्या हुआ, गैस का आयनाइजेशन हो गया। आयनाइजेशन हो जाता है गैस का यहाँ पे जब मैं उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, और ये आयनाइज्ड गैस जो है ये प्लाज्मा का रूप ले लेती है। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जी, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जी, ठीक है, एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने
ईयर 1924 में इन्होंने एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रिडिक्ट किया। ध्यान रखना, प्रिडिक्ट किया, ना कि डिस्कवर किया। एंड दैट वाज नेम्ड एज बोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें इन्होंने क्या किया कि गैस को इंटेंस कूल किया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसको पहुंचाया। मतलब सॉरी, किया नहीं एक्चुअली में, मतलब इन्होंने इसको विजुलाइज किया, बिकॉज ये तब तक पॉसिबल नहीं था कि ये इस तरह से गैस को इतना एब्सोल्यूट टेम्परेचर रीच करवाया जाए गैस का। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को विजुलाइजेशन किया कि किस तरह से गैस को अगर हम अगर हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में, जिसको इन्हीं दोनों लोग के नाम पे रखा गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जैसे मैंने आपको बताया कि 1924 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट रख दिया था, ठीक है, 1924 में, बट बाद में जाके कहीं 1995, ठीक है, 1995 तक इसको लेबोरेटरी में एक्चुअल में इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को, जिसको कि हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोसॉन्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, बोसॉन्स बोला जाता है इसमें, जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में जो पार्टिकल होते हैं उनको क्या किया गया, उनको एक्चुअल में बनाया गया। ठीक है, जब हम किसी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में वो करते हैं। व्हाट डज एब्सोल्यूट जीरो मीन्स? ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन, इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है अगर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है तो 273 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन मिलता है, राइट। ये चीज़ आई होप आपको पता होगी। तो ये दोनों हमारे फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? किसी कोई डाउट तो नहीं है? और एक बार क्वेश्चन भी पूछा था इसमें, हाँ अब मुझे याद आया, इसमें क्वेश्चन इसमें एसएससी ने अभी ऐसे पूछा था रिसेंट एग्जाम में, मतलब सीजीएल मेंस पे इस पे क्वेश्चन आया था, इस पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे। मतलब जो ये अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये मेंस में नहीं आया था, मेंस में ऐसे कुछ आया था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। इसी तरह से मैं अभी जो आई थिंक CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि किसने बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसेट है इसको एक्चुअल में लेबोरेटरी में बनाया, रूबीडियम के पार्टिकल से, जो उनकी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में उनको रीच करवाया, बोसॉन्स क्रिएट किए, जिसके लिए उनको नोबेल मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उनका नाम है एरिक। ठीक है, एरिक कॉर्नेल उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने रूबीडियम के पार्टिकल्स, ठीक है, रूबीडियम का आइसोटोप है रूबीडियम 87, ठीक है, रूबीडियम 87 का यूज़ करके, इसके एटम्स का यूज़ करके बोसॉन्स को क्रिएट किया, जिसके लिए इनको नोबेल भी मिला इन फिजिक्स इन 1901। ठीक है, सॉरी 1901 बोल रहा हूँ, 2001 नोबेल इन फिजिक्स इनको मिला था इन द ईयर 2001। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने इसको बस विजुलाइज किया था कि अगर गैस को जैसे आप इंटेंस हीटिंग करो इसकी तो ये आयनाइज हो जाती, प्लाज्मा का फॉर्म ले लेती। क्या हो, इसको बहुत ज़्यादा कूल डाउन कर दें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तब तो पॉसिबल था नहीं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक नया स्टेट ऑफ मैटर मिल जाएगा, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें बोसॉन्स के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। बोसॉन मतलब बोस और आइंस्टाइन। फिर एरिक कॉर्नेल ने इसको 1995 में फाइनली ऑब्जर्व किया। कब? जब इन्होंने रूबीडियम 87, ठीक है यहाँ पे मैं ईयर भी लिख देता हूँ 1995, जब इन्होंने रूबीडियम के एटम्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में रीच करवाया और बोसॉन्स के पार्टिकल्स क्रिएट किए। ठीक, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब आ जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस फॉर इवापोरेशन पे। तो इवापोरेशन बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, लप्पू सी चीज़ है, तो झींगुर बना के उड़ा दीजिए इसको और बताइए कि किस किस केस में, जल्दी से बताइए। ये तो बेसिक सी चीज़ है जो हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, किस केस में इवापोरेशन ज़्यादा होगा? मैं 5 कंडीशन लिखता हूँ। पहला कंडीशन है इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये किस किस केस में आपको बताना है इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर मैं बढ़ा दूँ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कर दूँ। तीसरा है इंक्रीज कर दूँ मैं यहाँ पे इन विंड स्पीड। ठीक, यहाँ पे चौथा है मैं इंक्रीज कर दूँ ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को मैं बढ़ा दूँ। और आर्द्रता को किससे मापते हैं ज़रा बताइएगा। और पांचवा है, पांचवा नहीं है, ठीक है, 4 ही कंडीशंस आपको बताना है इनमें से किस में इंक्रीज होगा। ठीक है, और
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ड्यू तो एक हो गया जो अभी मैंने बताया, ओस, ठीक है, आपका इसमें फ्रॉस्ट हो जाएगा, आपका इसी में फॉग हो जाएगा, मिस्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, स्मॉग हो जाएगा, ये सारे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन हैं, ठीक है। क्लाउड्स जो हमारे बनते हैं, क्लाउड्स में भी क्या होता है, डायरेक्ट वेपर टू लिक्विड बनता है ना, तो क्लाउड्स भी हमारे फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन तीनों केसेस में इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, बट यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण क्या है इसका, कारण इसका ये है कि जैसे कि मान लेते हैं हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कपड़े का, ठीक है, कपड़े आपके कब सूखते हैं जल्दी, सर्दियों में कि गर्मियों में, सर सर्दियों में, बेटा तुमने कपड़े सुखाए नहीं है फिर ढंग से ठीक है, तो गर्मियों में हमें पता है कि कपड़े हमारे तुरंत सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे कि आप एक बाल्टी में पानी भर के रखो, ठीक है, दूसरा कंडीशन है आप उसी पानी को छत में डाल दो, ठीक है, तो किस केस में, फिर छत में नहीं तो मान लेते हो कि एक बड़े से या फिर एक चौड़े से किसी एक पर्टिकुलर यूटेंसिल में डाल दो, तो इसमें जो जॉ बहुत चौड़ा है उसमें जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा वाटर, बिकॉज उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आप छत में पानी डाल दो तुरंत तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, क्यों, एक तो दो कारण होते हैं, अब तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया, दूसरा क्योंकि छत वो गर्म है आपकी तो उसमें टेम्परेचर उसका बढ़ गया जिसकी वजह से वो तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से भी क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है, जल्दी इवेपोरेट हो जाती है चीज़ें। विंड स्पीड की अगर बात करें तो बताइए, जब हवा ज़्यादा जल्दी तेज़ चलती तब हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तब, जब हवा ज़ोर से चलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सिंपल, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी हो गया। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें, आर्द्रता की बात करें, तो हम लोगों ने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा क्या है, ह्यूमिडिटी होती क्या है, ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब वाटर वेपर पहले से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर वेपर पहले से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर बोल रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है और वाटर वेपर की, बस, तो वहाँ पे मान लेते हैं कपड़ा टंगा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, कोई कपड़ा टंगा हुआ है, अब इसमें पानी है, अब क्योंकि यहाँ पे पहले इसके अराउंड में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है एयर में, तो इसको जब चाहिए ही नहीं वाटर तो तुम क्यों दे रहे हो वाटर उसको, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तभी आप देखो जिस दिन ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेयर में बहुत चिपचिपी टाइप ऐसे गर्मी टाइप होती है, उस दिन हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, बिकॉज वाटर वेपर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, इस वजह से इवेपोरेट होके वो और सैचुरेट, क्योंकि सैचुरेशन लेवल पहुंच चुका है उसका, सैचुरेशन लेवल पहुंचने के बाद वो बहुत ज़्यादा उसको ऑक्यूपाई तवज्जो नहीं देगी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के केस में इंक्रीज़ करने पे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगा, बाकी सभी केसेस में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को आप क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे, और एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ किसी का कोई डाउट तो नहीं है। सर सो वी कैन से डिसम्बर इन ह्यूमिडिटी इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर इवेपोरेशन, सो वी कैन से डिसम्बर, अच्छा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर इवेपोरेशन, बिल्कुल दीपिका मेनन, बिल्कुल। सर एक प्लेलिस्ट बना दो कंप्लीट टॉपिक्स की, जैसे कि कल ज्योग्राफी हुई थी, प्लीज़ वर्सेस सीजल, बन जाएगी, अभी तो एक ही लेक्चर हुआ ना, और परसों हम लोग करेंगे पूरी पॉलिटी, ठीक है। सर मैं बीमार हूँ, अच्छा चलो, तो अभी आते हैं मैटर पे और डिफरेंट इसको मैटर को क्लासीफाई करते हैं। तो मैटर को हम डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट, पहले तो दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, और यहाँ से अब मेन चीज़ें चालू हो रही हैं जहाँ से आपके हो सकता है कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाए। कोशिश तो करूँगा कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन मुझे पक्का पता है काफ़ी लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अगर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है तो ध्यान से सुनिए जो यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ी देर तक। तो मैटर को सबसे पहले हम दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, एक को बोलेंगे प्योर सब्सटेंस और दूसरे को मिक्सचर। मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, अब ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो जैसे मैंने आपसे बोला, आप मान लेते हैं आपको शक है कि मतलब जो आपका दूध वाला है वो मिलावट करके लाता है आपके पास दूध, ठीक है। तो आपने आज निर्णय लिया कि आज मैं खुद चट्टे पे जाऊँगा, खुद भैंस दूह के लाऊंगा मैं दूध, ठीक है। तो तुम खुद भैंस दूह के लाए और तुम लेके आए, ठीक, तुमने बोला ये प्योर है। तुम एक गए केमिस्ट के पास,
केमिस्ट ने बोला ये बेटा इम्प्योर है, तुमने बोला ये केमिस्ट सठिया गया है, ये क्या बोल रहा है, ये तो मैं खुद धो के लाया हूँ, ये इम्प्योर कैसे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में केमिस्ट्री की भाषा में ये इम्प्योर है। तो बात ये आती है कि केमिस्ट्री की भाषा कौन सी भाषा है, वो किसको प्योर बोलती है और किसको इम्प्योर बोलती है। ठीक, तो केमिस्ट्री की भाषा प्योर उसको बोलती है विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक तरह के पार्टिकल से बनी हो, एंड हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट पूरा, जो पूरा लिक्विड है जो भी है वो। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस ऑफ मेड अप ऑफ, प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो बात आती है सर इसमें ये जो मिल्क लेके आए, दूध ले आए, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से नहीं बनाएगा ना, इसमें वाटर भी होगा यानी H2O के पार्टिकल होंगे, इसमें फैट भी होगा, फैट के भी पार्टिकल होंगे, इसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन के भी पार्टिकल होंगे, हो सकता है किसी और भी चीज़ के पार्टिकल हो। तो इसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसलिए मैंने इसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोलूँगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं सोडा वाटर ले लेते हैं, ठीक है, या फिर मान लेते हैं नींबू पानी। ठीक है, नींबू पानी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेमोनेड। ठीक है, तो लेमोनेड ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, नींबू पानी, तो नींबू पानी ये प्योर है कि नहीं है, तो आम भाषा में अगर बोलें तो बिल्कुल प्योर है, क्योंकि प्योर नींबू हमने डाला है, हमने चीनी डाली, हमने कोई मिलावट नहीं करी है इसमें, लेकिन एक्चुअल में ये इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वाटर के पार्टिकल देखने को मिलेंगे, इसमें आपने सॉल्ट डाला होगा उसके पार्टिकल देखने को मिलेंगे, नहीं NaCl के पार्टिकल, इसमें आपने शुगर डाला होगा, शुगर के पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है सोडा वगैरह और कुछ ऐड किया हो तो उसके पार्टिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, एक तरह के पार्टिकल नहीं है, अगेन नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो बात ये आती है प्योर सब्सटेंस फिर है क्या, क्या है प्योर सब्सटेंस? तो प्योर सब्सटेंस अगर मैं एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ इसके, तो प्योर सब्सटेंस जैसे कि शुगर के क्रिस्टल्स, शुगर के क्रिस्टल, सॉल्ट के क्रिस्टल्स, या फिर अगर मैं बोलूँ तो जैसे आयरन रॉड, आयरन का मान लेते हैं एक पीस या टुकड़ा, गोल्ड का टुकड़ा, ये आपका प्योर सब्सटेंस है। कैसे प्योर सब्सटेंस है? देखिए, ये आयरन है, आयरन का एक टुकड़ा है या फिर आयरन रॉड है, यहाँ से मैंने एक Fe एटम को उठाया, आयरन के एटम या Fe एटम को मैंने एक यहाँ से उठाया और एक यहाँ से उठाया, क्या इन तीनों में कुछ अंतर मिलेगा क्या? बस इसमें क्या Fe के अलावा कुछ और भी तरह के एटम्स है क्या? तो क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस हुआ। शुगर क्रिस्टल्स को लेते हैं, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मिलेगा, मान लेते हैं इसमें ग्लूकोज है तो C6H12O6, इसके अलावा और कुछ मिलेगा क्या? सॉल्ट NaCl के क्रिस्टल के अलावा आपको और कुछ मिलेगा क्या? क्या है? प्योर सब्सटेंस है। समझ गए प्योर सब्सटेंस क्या है? अब बात ये आती है कि अगर ये सब लेमोनेड यानी नींबू जूस यानी हमारा जो मिल्क, ये अगर प्योर सब्सटेंस नहीं है तो क्या है? ये प्योर सब्सटेंस नहीं है तो मिक्सचर है। बट बिफोर स्टार्टिंग मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक इसको बोलते हैं तत्व और इसको बोलते हैं क्या? यौगिक। ठीक, तत्व और यौगिक। अभी एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर होता है? प्योर तो सर हम समझ गए, प्योर और मिक्सचर में समझ में आ गया हमें कि अगर एक ही टाइप के पार्टिकल हर जगह मिलेंगे और कोई अलग टाइप के पार्टिकल नहीं मिलेंगे तो प्योर सब्सटेंस, और अगर मल्टीपल टाइप के पार्टिकल मिल जाएंगे जैसे कि H2O है, पानी है, पानी प्योर है, पानी प्योर है क्या? वाटर, येस इट इज़ प्योर। वाटर में चाहे पानी तुम अपने RO का ले लो, चाहे नाले का ले लो, चाहे कहीं का ले लो, H2O के ही पार्टिकल होंगे, बट नाले के पानी में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो वो फिर आपका प्योर नहीं होगा। अगर एकदम मान लेते हैं जो वाटर है, नॉर्मल जो डिस्टिल्ड वाटर है, तो उसमें H2O के अलावा आपको किसी चीज़ के पार्टिकल नहीं मिलेंगे। ठीक है, H2O के अलावा किसी चीज़ के पार्टिकल नहीं मिलेंगे, प्योर हो जाएगा, ख़त्म। ठीक, अब हमने एलिमेंट, और जैसे कि अब एलिमेंट और कंपाउंड, अब ये कैसे क्लासिफिकेशन हो गया? बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे? आयरन रॉड लिया था, आयरन रॉड, आयरन रॉड एक एलिमेंट है, आयरन वो रॉड एक एलिमेंट है, ये वाटर एक कंपाउंड है, दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, बट आयरन रॉड एक एलिमेंट है और कंपाउंड है ये आपका वाटर। क्यों? इसमें सिर्फ Fe के ही एटम्स थे, Fe के ही एटम्स थे,
वाटर में हाइड्रोजन के भी एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं। मैं अभी तक ये बोल रहा था प्योर सब्सटेंस में कि सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, जिसमें Fe, ठीक है, इसमें H2 ये पार्टिकल हैं। अब मैं बोल रहा हूँ इनको और डीप में घुसते हैं, थोड़ा सा और डीप में घुस गए, ठीक है। तो जैसे मैंने H2 गैस ले ली, H2 गैस, ठीक है, H2 गैस ले ली, वो प्योर सब्सटेंस होगा क्योंकि उसमें H2 के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं अपनी एयर को ले ली, एयर, ये क्या प्योर सब्सटेंस होगी? बताइए मुझे, इज इट अ प्योर और नॉट? एयर, आंसर येस और नो? आंसर इज नो, नॉट प्योर। क्यों? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, न जाने क्या क्या है, एक टाइप के पार्टिकल है ही नहीं इसमें तो। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन को ही सिर्फ ले लूँ, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और मिलेगा क्या इसमें? नहीं मिलेगा। बट इसमें अगर ऑक्सीजन के भी एटम्स जोड़ दूँ, अभी भी प्योर ही है ये, वाटर बन गया, अभी भी प्योर है। बट क्योंकि दो तरह के एलिमेंट मिल गए तो बन गया कंपाउंड। समझ में आ गया आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में? नहीं होता तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है और एलिमेंट होते क्या है, ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। तो एलिमेंट इज, यू कैन से इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब Fe को और कुछ तोड़ सकते हो क्या? Fe के अलावा अब टूट चुका जितना टूटना था, ठीक है। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कंपाउंड क्या हो जाएगा? इट कैन बी ब्रोकन। कैसे ब्रोकन? H2O है, ठीक है, इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस लगाएं, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करेंगे, हाइड्रोजन निकाल अलग कर देंगे, ऑक्सीजन अलग कर देंगे, हो गया ना अलग। इसमें कुछ अलग अलग होने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। खत्म हो गया सब प्योर सब्सटेंसेस। आ जाए मिक्सचर पे, अभी मिक्सचर पे आ जाते हैं, ठीक। अब मैं बोलता हूँ मिक्सचर क्या होते हैं? तो भाई जो प्योर सब्सटेंस नहीं होते वो मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of particles. Simple. Pure substances क्या होते हैं? Made up of only one type of particles. ये क्या है? Composed of two or more different type of particles and do not have, यहाँ पे क्या था? Have uniform composition and properties. They do not have same composition or fixed composition throughout. ठीक, क्लियर। दो एग्जाम्पल देते हैं तुमको, मिक्सचर समझ गए ना। अब तुमको टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ने से पहले तो हम दो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मिक्सचर आप समझ गए, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया क्या है। अब मैं आपको दो केसेस देता हूँ। एक तो केस ये है, ये पानी है बीकर ए में, बीकर बी में भी पानी ले लेते हैं। इसमें मैं डाल देता हूँ, क्या डाल दूँ बताओ, क्या डाल दूँ? थोड़ी सी चीनी डाल देता हूँ, शुगर डाल देता हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा लेमन डाल देते हैं, लेमनेड बना देते हैं इसका, ठीक है। दैट इज इन बीकर ए लेमनेड है। बीकर बी लेते हैं, इसमें रेत ला के डाल देते हैं, क्या रेती डाल देते हैं, इसमें सैंड डाल देते हैं, ठीक है, सैंड डाल दिया मैंने इस पर, ठीक। मिक्सचर है दोनों, क्यों? क्योंकि एक तरह के पार्टिकल्स नहीं है दोनों में, बट ए और बी में डिफरेंस है। ए और बी में ये डिफरेंस है कि ए में ये वाला जो ए है लेमनेड है, इसमें मैं देख के ये नहीं बता सकता हूँ। ये देखो, अगर मैंने इसको ढंग से घोल दिया तभी वो लेमनेड कहलाएगा, ऐसा नहीं कि बस डाल दिए, डाल के मतलब उसको स्टिर कर दिए, घुमा दिए, चला दिए अच्छे से, ठीक है, क्लियर। तो इसमें मैं क्या ये देख के बता सकता हूँ कि जब जो भी आप नींबू पानी बनाते हो एकदम सब आपने घोल दिया, ठीक है, अच्छे से घोल दिया आपको, अब बिल्कुल पूरी तरह से घोल दिया आपने, ठीक है। और घोलने से याद आया, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, चलो मैं वो जो पीछे मैंने चीज़ बताई थी उसका थोड़ा सा एकदम से मुझे याद आया कि मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि ठंडे पानी में कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर, किस में आपका जल्दी चीनी नहीं घुल जाती है? हॉट वाटर में। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब भी हमने पीछे चीज़ पढ़ी
इसका रीज़न ये है कि जब हम, जैसे ये पानी है, ठीक है, ये भी पानी है, ये कोल्ड है, ये हॉट है, किसमें किसमें काइनेटिक एनर्जी बिटवीन दी पार्टिकल्स ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी बिटवीन दी पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और मूवमेंट बढ़ जाता है। दैट इज़ वाई, और स्पेस बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा। इसी वजह से, क्योंकि आप शुगर के जो आपने क्रिस्टल डाले, सॉल्ट के जो क्रिस्टल डाले, वो जल्दी घुल जाएंगे। क्यों? पार्टिकल के बीच में स्पेस, जो वाटर के पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस बढ़ गया H2O के बीच में, तो उनको स्पेस मिल गया। इनमें क्या है? कम है स्पेस, इसलिए कम जल्दी घुलता है। तो जो हमने पीछे चीज़ पढ़ी थी उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन एकदम से दिमाग में याद आया, तो इससे ऐसे मैंने आपको बता दिया। बैक टू दिस टॉपिक कि लेमोनेड है भैया, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे बता पाऊँगा कि भाई ये चीनी है, ये देखो नींबू का पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल है? आंसर इज़ येस और नो, बताइए। और जब मैं पीऊँगा इसको, मैं लेमोनेड को पीऊँगा, तो मेरा पहला जो सिप होगा, पहला घूंट होगा और आखिरी घूंट होगा, उसमें टेस्ट में डिफरेंस होगा क्या? तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, मुझे पता है खुरापाती, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है हाँ, इसलिए तुम्हारे टेस्ट में डिफरेंस आया क्योंकि तुम घोलते नहीं हो ढंग से, तो लास्ट में चीनी बच जाती है, तो लास्ट में ज़्यादा मीठा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप ढंग से घोलोगे, जैसे अगर आप, मैं चलो ले लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक, चलो लेमोनेड नहीं कोल्ड ड्रिंक लेते हो, तो पहले घूंट और आखिरी घूंट में कुछ अंतर होता है? टेस्ट में कुछ अंतर होता है? नहीं अंतर होता है, नहीं अंतर होता है। बट अगर मैं सैंड कर लूँ, सैंड को ऐसे आप टेस्ट तो नहीं करोगे, बट सैंड में अगर मैं बात करूँ कि सैंड में मैं देख के बता सकता हूँ ये वाटर है, ये सैंड है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो सैंड है ना, क्योंकि जो सैंड है वो धीरे 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 नीचे सेटल डाउन कर जाएगी। सैंड नीचे सेटल डाउन कर जाएगी, ऊपर बचेगा पानी, ठीक है, ऊपर बचेगा पानी, ये हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगी सैंड। यानी मैं अलग से इनको देख के बता सकता हूँ नेकेड आई से। व्हाट डज नेकेड आइज मीन्स? नेकेड का मतलब, नेकेड आइज का मतलब है खुली आंखें, ठीक है, बिल्कुल बिना किसी चश्मे वश्मे के साथ आराम से हम बता सकते हैं कि वाटर ये है, वाटर ये सैंड। लेकिन यहाँ पे नहीं बता सकते हैं ये शुगर है, ये सॉल्ट है, ये लेमोनेड है, ये वो है, कुछ नहीं बता सकते हैं। बस यही है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर इज वन, इट इज़ अ मिक्सचर दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा मतलब पार्टिकल्स तो एक से ज़्यादा होंगे भैया, तभी तो मिक्सचर है, लेकिन पार्टिकल्स का जो कॉम्पोजिशन है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक। और वहीं अगर हीट्रोजीनियस में बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मिक्सचर हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो आप अभी डिफरेंस समझ गए हीट्रोजीनियस। तो मैं कुछ अगर एग्जाम्पल लिख दूँ तो आप बता दोगे? सैंड बताओ, रेती जो है सैंड, सैंड सोल्यूशन नहीं, वो कोई पानी वानी नहीं मिला रहा हूँ, सिर्फ सैंड ले रहा हूँ, मिट्टी उठा रहा हूँ, मिट्टी उठा के ला रहा हूँ, ठीक है। या फिर बीच में गए आप, बीच में गोवा, बीच में घूमने गए, सैंड आपने उठाई, अब बताइए होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताइए एलॉय, रुकना जरा, यहाँ पे एग्जाम्पल मत लिखो, या तो रुक जाओ फिर, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और बताओ कि ये आपके होंगे फिर नहीं होंगे। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहला मैंने क्या लिखा था? सैंड। दूसरा क्या मैंने लिखा था? एलॉय, ठीक है। तीसरा मैंने क्या लिखा था? तीसरा मैं क्या लिख दूँ बताओ? एलॉय लिख दिया मैंने, और सैंड लिख दिया, और क्या ले लें एग्जाम्पल? चलो 2 एग्जाम्पल अभी लेते हैं, ठीक है। सैंड की अगर बात करें, हीट्रोजेनस मिक्सचर होगा। क्यों हीट्रोजेनस? हीट्रोजेनस इसलिए होगा क्योंकि इसमें हम अलग अलग बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सैंड लेके आता हूँ तो उसमें कुछ हमें हो सकता है माइक्रोब्स देखने को मिले, कुछ सैंड पार्टिकल देखने को मिले, कुछ कंकड़ पत्थर पड़ा हो सैंड में, तो अलग अलग उसको हम बता सकते हैं नेकेड आई से कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और उसको हम फिजिकल प्रोसेस से भी सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करिएगा, इसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल प्रोसेस। फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई केमिकल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अभी डिफरेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। वही लिखा हुआ देख सकते हैं, हिट्रोजेनस कैन बी सेपरेटेड ईजिली, कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली, यानी कि इसको हम कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस से क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ही बताता हूँ तुम्हें, फिजिकल प्रोसेस, जैसे भी सैंड वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है। छन्नी लाऊंगा, इसको डाल दूंगा, पानी अलग हो जाएगा, रेती अलग हो जाएगी, ठीक है। और नहीं क्लियर हुआ? सैंड में लाया, मुझे माइक्रोब्स दिख रहा है, उनको मैं हाथ से हटा दूंगा, कंकड़ पत्थर को हटा दूंगा, सिर्फ सैंड बचेगा, फिजिकल प्रोसेस हटा दिया, ठीक है। एलॉय
एलॉय सर ये क्या मिक्सचर है? बिल्कुल, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि जैसे इतना आपको पता होगा, नहीं पता तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कि जैसे ब्रास है, ठीक है, तो ब्रास एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, लेकिन जब उनको मिला देंगे तो आप बता नहीं पाएंगे ये देखो ये कॉपर है, ये देखो जिंक, ये कॉपर, ये जिंक, नहीं बता पाएंगे आप, ना फिजिकल प्रोसेस सेपरेट कर पाएंगे। तो ये होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, सोल्यूशन, सोल्यूशन के नाम। और सोल्यूशन आपका कैसा भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, ठीक है, और सॉलिड सॉलिड हो सकता है, गैस गैस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सॉलिड सॉलिड का इसका एग्जांपल हो जाएगा एलॉय। तो सर एलॉय एक सोल्यूशन है, बिल्कुल। सोल्यूशन का मतलब ये नहीं पानी का घोल, बस पानी में वो मिला दिया सोल्यूशन बन गया, पानी नहीं होता सिर्फ सोल्यूशन का मतलब। सोल्यूशन का मतलब केमिस्ट्री में होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एंड एलॉय इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। लिक्विड लिक्विड जैसे कि मैंने नींबू में, पानी में नींबू मिला दिया, रसना मिला दिया, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सॉलिड लिक्विड जैसे कि मैंने आपका फॉर एग्जांपल जैसे चौक है मैं लाया, ठीक है, चौक लाया, ठीक है, या फिर कुछ पाउडर लेके आया, पाउडर को मैंने मिला दिया, बहुत थोड़ा सा पाउडर मिला दिया, ठीक है, पूरा घुल गया, वो पता ही नहीं चला पाउडर कहाँ पे, पाउडर कौन सा क्रिस्टल और कौन सा वाटर का है। होमोजेनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। गैस गैस की अगर मैं बात करूँ तो गैस गैस का आपका जैसे एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं एयर, ठीक है, बट इस एयर में ध्यान रखना डस्ट नहीं है, ये एयर में डस्ट नहीं है। अगर डस्ट हो जाएगी तो आपका हेट्रोजेनियस हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे मैं बता सकता हूँ आंखों से नेकेड आई से देख के, ये देखो ये इसमें ये डस्ट के पार्टिकल है, ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा। प्योर एयर जो है वो आपका गैस गैस सोल्यूशन है, ठीक। इसमें जो पार्टिकल साइज होता है होमोजेनियस के केस में स्मॉल पार्टिकल साइज होता है, स्मॉल पार्टिकल साइज होता है। कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर का डायमीटर होता है पार्टिकल्स का, जो डायमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें, जिस तरह उसको हम सोल्यूशन बोल रहे थे, इसको सस्पेंशन बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। पार्टिकल साइज अगर बात करें, इसमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ग्रेटर दैन 10 नैनोमीटर होता है, ये ग्रेटर दैन 10 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। डिफरेंसेस कुछ देखते हैं। इट इज़ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। हीट्रो आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। इट कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज, इट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। इट कैन बी सेपरेटेड इजिली, इट कैन नॉट बी। सारे पॉइंट्स देख चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट पोजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मैंने सैंड वाला लिया तो सैंड की अलग प्रॉपर्टी है, वाटर की अलग प्रॉपर्टी है। The constituent particles present do possess the same physical property. The size of particle is comparatively large, वो भी बताया 10 नैनोमीटर से ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, मॉलिकुलर लेवल 1 नैनोमीटर से कम। एग्जाम्पल हेट्रोजेनियस की बात करेंगे, शुगर सोल्यूशन, क्या लिख रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल तो यहाँ पे गलत लिख रखा है, ठीक है। शुगर सोल्यूशन अगर हम अच्छे से मिला देंगे ना तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा, ना कि हीट्रोजेनियस। तो एग्जाम्पल्स यहाँ से आप हटा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप ये यहाँ पे लिखिए, जैसे मतलब ब्लड तो होगा, ब्लड हीट्रोजेनियस होगा, ठीक है, बट चलो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि सैंड हो गया, ठीक है। सैंड आपका एग्जाम्पल हो जाएगा हीट्रोजेनियस मिक्सचर का, और सैंड सोल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक। और अगर यहाँ पे बात करो होमोजेनियस में, तो होमोजेनियस में जैसे लेमनेड हो गया, ठीक है, लेमनेड हो गया आपका, एलॉय हो गया आपका, एयर हो गया, अगेन रिपीट एयर, वो फिर प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? बताइए जल्दी से। फिर एक और पॉइंट यहाँ पे बाकी है, वो लाइट की स्कैटरिंग वाला, फिर वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ब्लड आई, ब्लड आपका, ब्लड आई क्या है? ये ब्लड आई, ब्लड भी होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जैसा भी होता है ब्लड भी होता है। ये आई क्या होता है? ब्लड आई है, ब्लड होता है। ब्लड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में सॉलिड कॉर्पसल्स होते हैं, लिक्विड कंपोनेंट होता है। बायोलॉजी में पढ़े हो कि नहीं? बायोलॉजी पढ़ चुके हैं पूरी, उसमें लिक्विड कंपोनेंट होता है, ठीक है, प्लाज्मा, और उसमें सॉलिड कॉर्पसल्स होते हैं, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ब्लड आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा।
हाँ टिंडल इफेक्ट उसी पे आ रहे हैं अभी, ठीक है, अमन मिश्रा। चलो अब आते हैं इसकी आखिरी प्रॉपर्टी पे। सारी प्रॉपर्टी हमने देख ली, पार्टिकल साइज क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं टिंडल इफेक्ट पे या फिर स्कैटरिंग पे, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है, इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो सोल्यूशंस लिया है, ठीक है, एक ये लिया और एक ये लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने टॉर्च मारी या फिर कोई लाइट का सोर्स, यहाँ पे लाइट अंदर दिख रही है मुझे, लाइट मुझे दिख रही ना, सबको दिख रहा है ना कि यहाँ पे पिंक कलर का कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ये लाइट ही है एक्चुअली में। यहाँ तक पहुँची बीकर तक ये लाइट, ये वाली यहाँ मतलब क्रॉस करके पहुँची, यहाँ पे पहुँची, बट यहाँ पे तो उसका पाथ दिख ही नहीं रहा। फिर यहाँ पे विजिबल है बीकर में, बट यहाँ अंदर तो दिख ही नहीं रही है। इसी को बोलते हैं लाइट स्कैटरिंग। इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तभी उसका जो पाथ है वो विजिबल है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट, ठीक, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था टिंडल जी ने, ठीक है, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब मुझे बताइए होमो में, होमोजेनस में और हीट्रोजेनस में कौन टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, इन दोनों में कौन टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो हीट्रोजेनस विल स्कैटर लाइट, विल शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, विल स्कैटर लाइट, लेकिन होमोजेनस विल नॉट स्कैटर लाइट। इसका कारण क्या हो सकता है स्कैटर लाइट, इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न इसका ये है कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, पार्टिकल की इतनी औकात नहीं है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें। पार्टिकल साइज लेस दैन 1 नैनोमीटर। यहाँ पे क्यों स्कैटर कर पा रहे हैं? बिकॉज पार्टिकल लार्ज पार्टिकल साइज है, ठीक है, लार्ज पार्टिकल साइज है। कितना है? 10 नैनोमीटर से ज़्यादा का डायमीटर है। क्लियर है चीज़ कि लाइट स्कैटरिंग क्या होती है? जैसे कि ये हम फॉरेस्ट का भी, अब में से एक लोग अभी लिख रहे थे कमेंट में, तो फॉरेस्ट भी अभी मैं सुबह ही गया था पिक्चर खींचने के लिए ताकि तुम लोग को दिखा सकूं। तो फॉरेस्ट में ये मैंने अभी जाके पिक्चर खींची है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट का पाथ हमें विजिबल है। या फिर जैसे कि मुझे याद है हमारे घर में पहले क्या था, जैसे घर में हमारे एक ऐसे करके होल था घर में, ठीक है, और जब हम लोग वहाँ पढ़ते थे कमरे में तो उस होल से लाइट आती थी और उस लाइट का पूरा ढंग से हमें पाथ विजिबल होता था। जैसे यहाँ पे पाथ विजिबल है वैसे वहाँ पे उस लाइट का पूरा पाथ विजिबल होता था। तब तो हमें पता नहीं था टिंडल विंडल क्या होता है, और जब पढ़ा भी इसको क्लास 9th में तब भी नहीं पता चला, लेकिन अब पता चलता है कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि इसमें जो एयर है उसमें डस्ट के जो पार्टिकल है ना उसको लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया एयर जो होती है, एयर वो तो होमोजेनियस मिक्सचर होती है, होमोजेनियस मिक्सचर तो लाइट को स्कैटर ही नहीं करता है। तो हमें एयर का वो जो सनलाइट है उसका पाथ कैसे विजिबल हो गया था मुझे वो रूम पे, जब हम लोग, या फिर आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा एकदम से कहीं भी छेद होता है और वहीं से अगर धूप आती है तो पूरा क्लियरली विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डस्ट, और अगर मान लो कि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल अगर बहुत ज़्यादा है तो और क्लियरली विजिबल होगा, आपको डस्ट के पार्टिकल वहाँ पे उड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एयर में अगर हम डस्ट के पार्टिकल ऐड कर देंगे तो होमोजेनस नहीं, वो हीट्रोजेनस हो जाएगा और वो लाइट को स्कैटर करेगा, जैसे यहाँ पे कर रहा है। तो इस सोल्यूशन को हम बोल सकते हैं हीट्रोजेनस, ठीक है, हीट्रोजेनस बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं होमोजेनस, ठीक। क्या सर इन दोनों के बीच क्या भी कोई होता है? होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन होमोजेनस और हीट्रोजेनस के बीच का होता है। होमोजेनस और हीट्रोजेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हीट्रोजेनस को हम बोलते हैं विजातीय, ठीक है, विजातीय मिश्रण, ठीक है, विजातीय मिश्रण इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सजातीय, ठीक है, सजातीय मिश्रण। एक ही जात के हैं सब, यहाँ पे दूसरी जात के हैं सब, ठीक है। तो अब बात करते हैं कोलाइडल, बाद में आएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? बीच क्या होता है, यानी कि बीच का मतलब इसके पार्टिकल साइज की अगर बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर जितना छोटा भी नहीं होता है, हीट्रोजेनस जितना बड़ा भी नहीं होता है, यानी 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में होगा। इट अपीयर्स टू बी होमोजेनस, ध्यान से सुनिएगा, इट अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट इट इज एक्चुअली अ heterogeneous mixture. It is actually a heterogeneous mixture. अब बात आती है अपीयर्स टू बी का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध,
यानी कि मिल्क मिक्सचर है। हमें लग सकता है यार ये तो होमोजीनियस होगा, क्यों? हमें पता थोड़ी नहीं चला, ये देखो ये प्रोटीन का पार्टिकल है, ये फैट का पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल है, पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए बोला, लेकिन बट एक्चुअल में ये कोलाइडल है, एक्चुअल में कोलाइडल है जब का मिल्क सोल्यूशन है, यानी कि उतना पार्टिकल साइज का बड़ा नहीं, इसलिए अपीयर हो रहा है होमोजेनस, बट ये कैटेगरी में आता है हेट्रोजेनस की। इसका दूसरा रीज़न भी है, जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ये आपके स्टेबल होते हैं, ये आपके अनस्टेबल होते हैं। मतलब स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? स्टेबल का मतलब है इनको अगर हम रखा छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा नहीं है कोई चीज़ सेटल डाउन कर जाएगी। जैसे कि लेमोनेड मैंने बनाया तो अगर मैं उसको रखा छोड़ दूंगा, अगर मैंने ढंग से नहीं मिलाया होगा तो नीचे चीनी सेटल डाउन कर जाएगी, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, सॉरी। ये आपका अनस्टेबल होगा, मुझे लगा लेफ्ट साइड में होमोजेनियस लिखा हुआ और लेफ्ट राइट साइड में हेट्रोजेनियस। ये आपका अनस्टेबल होगा, ठीक है, ये आपका अनस्टेबल होगा और ये आपका स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर मैंने उसमें चीनी ढंग से नहीं मिलाई तो पहली बात तो होमोजेनियस नहीं है। मैं बात करूँ अपने ढंग से मिलाया है तो, या फिर चलो कोक ले लेते हैं, ठीक है। जो कोक लाते हो तुम ग्लास में रखा छोड़ो थोड़ी देर के लिए, क्या ऐसा होता है क्या कि उसमें नीचे कुछ जम जाता है, कुछ नीचे डिपॉजिट हो जाता है ना? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मैंने एक ऐसा सोल्यूशन हेट्रोजेनियस बनाया जिसमें चीनी और नमक को डाला, उसमें ढंग से मिलाया नहीं, यानी उसके पार्टिकल हैं नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे ना, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हुआ। या फिर जो मैंने सैंड को, मैंने रेती ली, मैंने रेती को मिला दिया, जल्दी स्टिर कर दिया पानी में, थोड़ी देर रखा छोड़ दूंगा, वो सेटल डाउन कर जाएगा। तो इसलिए वो एक अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें कोई चीज़ सेटल डाउन कर रही, अनस्टेबल है वो। स्टेबल धीरे धीरे स्टेबल बनेगा, ये पहले से स्टेबल है, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर हेट्रोजेनस जो मिक्सचर है वो अगर सेटल डाउन प्रोसेस हो गया है तो वो भी लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। समझे क्यों? रेती मैंने ली, रेती थोड़ी देर में छोड़ दिया, रेती नीचे सेटल डाउन कर गई, सैंड नीचे, अब ऊपर क्या पानी, अब पानी से मैं पास करवाऊंगा, स्कैटर ही नहीं होगी भाई। पानी तो मिक्सचर छोड़ो, वो तो प्योर सब्सटेंस है, लाइट स्कैटर नहीं होगी। वो तभी तक लाइट स्कैटर होगी जब तक उसमें पार्टिकल्स होंगे, तो वही तो स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, ठीक। तो कोलाइडल आप समझिए क्या है। कोलाइडल का एग्जांपल मिल्क हो गया या फिर स्टार्च सॉल्यूशन हो गया। स्टार्च सॉल्यूशन क्या होता है? हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था कि जो फूड होता है इन दी प्लांट्स वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो उसी का एक मिक्सचर होता है ये, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है कि स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर चीज़ सेटल डाउन कर रही है दैट मीन्स वो अनस्टेबल है, और अगर नहीं कर रही है दैट मीन कि वो आपका स्टेबल है, ठीक। आगे बढ़ें अभी। अब आ जाते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज दिस कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये देखेंगे और इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक होगा, एंड दैट इज कि डिफरेंट मिक्सचर्स को अलग कैसे करते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि नील, ठीक है, नील कपड़ों में नील की जाती है ना, ठीक है। तो मैंने 2 बीकर लिए या फिर 3 बीकर ले लिए, ठीक। मैंने इसमें मैंने सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया तीनों बीकर्स में, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। मैंने इसमें 1 ड्रॉप इंक डाली, ठीक। मैंने इसमें 2 ड्रॉप इंक डाली, मैंने इसमें 3 ड्रॉप डाली। किस में ज़्यादा इंटेंस कलर होगा? इसमें होगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, इसमें 1 चम्मच चीनी डाली, इसमें 2 चम्मच चीनी डाली, इसमें 3 चम्मच चीनी डाली, कौन ज़्यादा मीठा होगा? थर्ड वाला। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे थर्ड वाले में कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। सर सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? तो किसी भी सोल्यूशन में, सोल्यूशन मतलब होमोजेनस मिक्सचर, सस्पेंशन मतलब हीट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक। तो किसी भी सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो वो जो चीज़ मिलाई जाती है, दूसरी वो जिसमें मिलाया जाता है, जो मिलाया जाता है जिसमें मिलाया जाता है। तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के। जैसे ही मैंने पानी लिया, पानी में चीनी मिलाई किसमें? पानी में। तो जो चीनी हुई वो सोल्यूट हुई, और जिसमें मिलाया यानी पानी वो सॉल्वेंट हुआ। इज दैट क्लियर कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द सोल्यूट, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बस आपको समझना आना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट वो जो कम मात्रा में मिलाया जाता है, ज़्यादा चीज़ में जिस चीज़ में मिलाया जाता है दैट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक होता है। जो लोग PYQ सीरीज़ को फॉलो किए होंगे उन लोग को इससे अवगत होंगे
कि टिंचर ऑफ आयोडीन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है, ये एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। और ये होती क्या चीज़ है, ये एक सोल्यूशन होता है। किसका सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल में आयोडीन का सोल्यूशन। तो यहाँ पे सल्यूट क्या हुआ और सॉल्वेंट क्या हुआ, ये सल्यूट हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट हो जाएगा जिसमें मिलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये आपका टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं ले सकता हूँ और भी कुछ, जैसे कि वही शुगर वाटर भी आप ले सकते हो, ठीक है, बट ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैसे पूछा तो नहीं है, अगर पूछ लेते आपसे कभी न्यूमेरिकल तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। अगर कभी न्यूमेरिकल इससे पूछ ले तो बहुत आसान होता है। मास बाय या फिर कंसंट्रेशन ऑफ, अगर मुझे निकालना होता है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मुझे निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, जैसे मान लो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, जैसे कि ये मैंने लिया पानी, ठीक है, पानी में एक चीनी चम्मच डाली, एक चीनी चम्मच नहीं, एक चम्मच चीनी डाली, ठीक है, एक चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच डाली, एक बोरा लेके बोरा का बोरा डाल दूंगा, सब थोड़ी ना घोल लेगा, एक कैपेसिटी है ना उसकी। उसी तरह जिस तरह की तुम्हारी एक कैपेसिटी है, मैं तुमसे बोलूँ 5 घंटे कल क्लास ली थी, तुम पढ़ पाए, बिल्कुल पढ़ पाए 5 घंटे, मैं बोलूँ 8 घंटे, तो ट्राई करेंगे 12 घंटे। सर अब आपने बोल दिया तो ठीक है, जैसा भी है, जैसे भी मैनेज करेंगे, लेकिन करेंगे 24 घंटे, फिर आप क्या बोलेंगे, पगला गए हैं क्या सर, इतनी क्षमता ना है हम में। तो आपकी क्षमता से बाहर का काम हो गया, यानी आप सैचुरेशन लेवल पहुंच गए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है विच इज अनएबल टू डिसॉल्व एनी मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट इन इट, इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें कि, ठीक है, ये डेफिनेशन आई होप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है सारी चीज़ें, मतलब नहीं पता है तो ये आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आ जाती हैं तो सैचुरेटेड ये है कि नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व, नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे सल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा कम है, और इसी का उल्टा हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे सॉल्वेंट यानी जिस चीज़ में जिसको मिलाया जा रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। अब यहाँ पे मैं जिस न्यूमेरिकल की बात कर रहा था उसका यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, और तब तक आप ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ, कि जो हमारा कोलाइडल है ये क्या टिंडल इफेक्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, क्या ये टिंडल इफेक्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या तो एक सेकंड स्लाइड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालने को आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन आप समझ गए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो मैं कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ सल्यूट ऊपर रखूँगा, अमाउंट ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है, बहुत आसान है। और अगर मुझसे जैसे मास बाई परसेंटेज ऐसा कुछ न्यूमेरिकल पूछ ले, मास बाई परसेंटेज, तो मैं कैसे करूँगा, मास ऑफ सल्यूट लिखूँगा ऊपर और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखूँगा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100 कर दूंगा बिकॉज मास बाई परसेंटेज पूछा है, ठीक है। चलो एक तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, न्यूमेरिकल देता हूँ, वो छोटा सा, जल्दी से सॉल्व करके इसको उड़ा दो, ठीक है। एक सोल्यूशन है जिसमें कि 40 ग्राम का सॉल्ट है, ठीक है, 40 ग्राम सॉल्ट है, और मान लेते हैं कि 40 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है, और उसको 160 ग्राम, ठीक है, 160 ग्राम पानी में घोला जा रहा है, ठीक है। तो मुझे बता दो मास बाई परसेंटेज क्या है सोल्यूशन का, व्हाट इज़ द मास बाई परसेंटेज, जल्दी से सॉल्व करके इसको बता दीजिए, एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है। कोलाइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट, क्योंकि दिख तो होमो रहा है लेकिन है क्या, हीट्रो, ठीक है, शोज आपका टिंडल इफेक्ट, यानी टिंडल इफेक्ट ये दिखाएगा, यानी लाइट को स्कैटर करेगा। जिस तरह से होमोजेनियस मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर सोल्यूशन में हमें देखने को मिलता है सल्यूट और सॉल्वेंट, उसी तरह से इसमें होता है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम।
जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है एसएससी आपके एग्जाम में जहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा हो कि अगर लिक्विड डिस्पर्स फेस, मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, इसीलिए मैं जानबूझ के इस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि अगर मान लो डिस्पर्स फेस लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम है आपका गैस, तो किस तरह का कॉलॉइड बनेगा, उसको एरोसोल बोलते हैं। तो वो यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं करवा रहा हूँ? वैसे तो मैं इसका नहीं होगा तो टेबल डाल दूंगा, क्योंकि अभी तक एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। आपने अगर देखा है तो डेफिनेटली सेंड में, ठीक है। डिस्पर्स फेस होता है इसमें, वो एक तरह का सॉल्यूट होता है जिसमें डाला जाता है, उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। जैसे कि जो हम लोग शेविंग क्रीम होती है, हम लोगों की शेविंग क्रीम होती है, वो शेविंग जो क्रीम होती है वो एक्चुअली कोलाइड है, ठीक है, और वो आता है इमल्शन की कैटेगरी में, इमल्शन, ठीक है। लेकिन वो हम लोग को करना नहीं है। ये टिंडल इफेक्ट दिखाता नहीं, ये पार्टिकल का इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर करेगा। इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर की बात करें तो 40/160 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से 4, 25% बिल्कुल गलत आंसर है। पहले देख लेते हैं 25% दिया किस किस ने है, फिर आते हैं कि किसने 25% दिया। 25%, हाँ 25, जिसने 25 दिया है सबका गलत है, ठीक है। जिसने 25 दिया सबका गलत है। अब क्यों गलत है? अब मैंने बोल दिया तुमसे लप्पू सा क्वेश्चन है, वो तो मैंने जानबूझ के बोला था तुमसे ताकि तुम और ज़्यादा हल्के में लो इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या वाला, मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है यहाँ पे? सॉल्ट है, ऊपर रख दिया, बहुत सही काम किया तुमने, कोई गलती नहीं। नीचे है मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। नीचे फॉर्मूले में सॉल्वेंट थोड़ी ना है, सॉल्यूशन है। तो ऊपर तो तुमने सॉल्यूट रख दिया 40, लेकिन नीचे सॉल्यूशन रखोगे विच इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, समझे? तो अब इसका आंसर क्या हुआ? 40/200 इंटू 100, ठीक है। 20%, 20% इसका सही आंसर होगा, ठीक। सब लप्पू बन गए। लप्पू नहीं बन गया, वही है कि यहाँ पे आपने वो चीज़ को मैंने पिन पॉइंट कर दिया, तो अगर क्वेश्चन आ गया तो आप गलत नहीं करेंगे अभी, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जो मिक्सचर है, जैसे जो हमारा मान लेते हैं हीट्रोजेनस मिक्सचर है, उसको तो सेपरेट करना बड़ा आसान होता है। बट अगर मैं होमोजेनस मिक्सचर की अगर बात करूँ तो फिजिकल प्रोसेस तो सेपरेट हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे सेपरेट करेंगे? तो उसके लिए मैं डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ये 3, ये 2 और ये आखिरी में 1, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसी तरह से आपसे पूछेगा जो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक। सबसे पहला है डाई फ्रॉम इंक। इंक क्या होती है? इंक होती है पानी में डाई। पानी में डाई मतलब जैसे कि स्याही बोलते हैं ना इनको, तो स्याही क्या लिक्विड फॉर्म में होती है ना, जैसे कि आप लोग इंक यूज़ किए होंगे ना, इंक वाले पेन आपने यूज़ किए होंगे ना। तो इंक को अगर मैं कहीं पे जैसे ऊपर रखा खुला छोड़ दूं, ठीक है, उसका ढक्कन खुला रखा छूट जाता था तो क्या होता था? पानी उड़ जाता था, बचता था वो सॉलिड कलर बचता था। ये तो होता था, है कि नहीं? तो यानी कि आपका वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता था, ठीक है। वाटर आपका इवेपोरेट हो जाता था और सिर्फ सॉलिड कंपोनेंट बचता था। जो सॉलिड कंपोनेंट होता था वो डाई होता था, यानी डाई, ये जो इंक है वो सॉल्यूशन होता था, जिसमें डाई सॉल्यूट होता था और वाटर सॉल्वेंट होता था। तो करवा दो इवेपोरेट, दिक्कत क्या है फिर? तो ये इवेपोरेशन से सेपरेट हो जाएगा, ठीक, क्लियर था? क्या होमोजेनस था? क्योंकि हम बता नहीं पा रहे थे वाटर का ये डाई का है ना, और होमोजेनस का वो था, होमोजेनस था, इवेपोरेशन किया, पानी उड़ गया, डाई बच गई। अब जो डाई बच गई उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, सिर्फ एक कलर नहीं होता है। अब उन डिफरेंट कलर्स को अगर सेपरेट करना तो एक यूज़ करते हैं टेक्निक क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे कि डाई फ्रॉम इंक पूछेगा तो इवेपोरेशन, और डिफरेंट कलर्स ऑफ डाई पूछेगा तो क्रोमैटोग्राफी। डिफरेंट कलर्स ऑफ डाई को सेपरेट करना है, कलर्स। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमा का मतलब होता है ना कलर, खत्म। क्रीम फ्रॉम मिल्क करना है, ये तो आपकी मम्मी अक्सर करती हैं, आपने भी हो सकता है कभी किया, इसका एक्सपीरियंस देखा तो होगा ही कम से कम। क्या घुमा दो इसको, जैसे ऐसे होता है ना, जैसे ऐसे होता है हमारा बटर मिल्क, छाछ होता है, तो उसमें ऐसे बोलो, वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, और काट 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 ऐसे करो तो मिल्क आपका मतलब कि जो बटर है वो अलग हो जाएगा, और वो जो छाछ है वो अलग हो जाएगा, यानी कि जो बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, है ना, उससे पूरे से क्रीम अलग हो जाएगी और मिल्क अलग, या बटर अलग हो जाएगा और दूध अलग, वो बटर मिल्क अलग हो जाएगा आपका, छाछ।
इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें घुमा रहे हैं चीज़ों को। तीसरा लेते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। इसको सेपरेट करेंगे सब्लिमेशन से। क्यों सब्लिमेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं? सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो होता है जहाँ पे सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है। ये हम अभी पढ़ के आए हैं कि सॉलिड यहाँ गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ कौन है जो गैस में कन्वर्ट होता है? जैसे सॉल्ट है और अमोनियम क्लोराइड है, तो पता है क्या करेंगे इसमें? सब्लिमेशन करवाएंगे। तो जो अमोनियम क्लोराइड ये एक सबलाइम कंपाउंड है। सबलाइम कंपाउंड कौन होते हैं? जिनमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनमें करेंगे क्या? जैसे इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो सॉलिड जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड की जगह मान लेते हैं कपूर होता, कैम्फर होता, तो इसका भी हमें पता है कपूर भी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर इसकी जगह नैप्थलीन बॉल्स होती हैं तो भी वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी होती है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह का कंपाउंड देखने को मिल जाए जो सबलाइम हो, तो उसमें कुछ नहीं, बस आप सब्लिमेशन यूज़ कर देना, वो आपका हो जाएगा। तो ये मैं आपको लिख रहा हूँ, अगर इसके बियॉन्ड नहीं आएगा, या तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन होगा। दो इमिसिबल लिक्विड हैं, आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पानी में तेल, ऑयल इन वाटर। तो मान लेते हैं मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है, ये वाटर है। कुछ नहीं, फनल में डाल दो, ये स्टॉप कॉक है, इसको खोल दो। अब जो ऊपर ये क्या है? केरोसिन ऑयल है। क्यों ऊपर क्यों है? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है तो ऊपर है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे है। ये खोल दो इसको, स्टॉप कॉक को, पानी को जाने दो, पानी जाएगा 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 जाएगा। जैसे ही ये नीचे पहुँचे केरोसिन, एक पॉइंट आएगा जिससे नीचे 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 वाटर लेवल डाउन होता जाएगा। यहाँ केरोसिन ऑयल पहुँचे, बंद कर दो स्टॉप कॉक को, पानी अलग, केरोसिन ऑयल अलग। क्या किया इसमें? ये इस टेक्निक को बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल ने सिंपल सेपरेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। एग्जाम्पल क्या है इसका? लिक्विड केरोसिन ऑयल इन वाटर, ठीक है, या फिर सिंपल ऑयल इन वाटर। अगर आपसे पूछ दे किस तरह सेपरेट करेंगे? सेपरेटिंग फनल। दो इमिसिबल है ना, आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन बात ये आती है अगर मिक्स हो रहे हो तो, दोनों आपस में अगर मिक्स हो रहे हो तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एसीटोन एंड वाटर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं एक लेता हूँ यहाँ पे एसीटोन इन वाटर, एसीटोन एंड वाटर। तो अगर दोनों मिक्सिबल हैं, यानी दोनों आपस में अगर मिक्स हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एसीटोन इन वाटर, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम थोड़ा सा कुछ बीकर और फनल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और इसको एक ट्यूब से पास करेंगे। जैसे क्या करेंगे? जैसे हम जैसे कि मान लेते हैं ये सोल्यूशन है पूरा मिक्सचर, ये भगोना लिया, भगोना में एसीटोन वाटर का मिक्सचर है, इसको नीचे से हीट अप करेंगे, इस तरह से हीट किया, ठीक है। और इसको क्या करेंगे? हीट करने पे एक जिसमें से जैसे वो जो वाटर होगा, ठीक है, सॉरी जो एसीटोन होगा, एसीटोन क्या होगा? वो हीट करने से, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कम था, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम था तो वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होकर यहाँ पे इसके वेपर्स मिलेंगे, इसको यहाँ पे इसको यहाँ से बंद कर दो ताकि ऊपर ना उड़ सकें, और इस यहाँ से कनेक्टेड रखो। इसके वेपर यहाँ से आ जाएंगे यहाँ के थ्रू, और इसको अलग कर लो यहाँ पे, ये मिल गया एसीटोन और वहाँ बच गया वाटर। इस पूरी टेक्निक को जो यहाँ पे मैंने अपनी बहुत ही सुंदर ड्राइंग से आपको दर्शाया है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये दो मिक्सिबल लिक्विड ऐसे होते जिनके बीच में एक बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ना होता, मतलब अगर मैंने हीट किया दोनों ही वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो क्या करते? पता चला लो दोनों ही आ गए यहाँ पे तो क्या करते हैं फिर? तो फिर हम वहाँ पे यूज़ करते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखो कि किस तरह से एसीटोन एंड वाटर जो था उसमें मैंने डिस्टिलेशन का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था, सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में सिग्निफिकेंट। अब क्या चीज़ को सिग्निफिकेंट बोलेंगे? कितने कोई इसकी वैल्यू है क्या? हाँ, 25 केल्विन। 25 केल्विन से ज़्यादा का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा तो डिस्टिलेशन। बट इफ़ बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस 25 केल्विन से कम होगा, इफ़ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस दैन 25 केल्विन, लेस दैन 25 केल्विन, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल एयर। एयर जो है ना, उसके अगर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स से हमें इसको सेपरेट करना है तो वी हैव टू यूज़ व्हाट? दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक और होता है क्रिस्टलाइजेशन, जहाँ हमें क्रिस्टल्स वगैरह चाहिए होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई कॉपर सल्फेट वगैरह, इन सब के क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको
एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बताई हुई। क्रोमेटोग्राफी को हम यूज़ करते हैं और भी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स नोट कर लो, जैसे कि कलर्स इन डाई तो मैंने आपको बता दिया। एक होता है पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर्स, पिगमेंट को अलग करना है फ्रॉम नेचुरल कलर्स। और एक और यहाँ पे नोट करना, एंड दैट इज क्रोमेटोग्राफी से अलग करते हैं ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अगर ब्लड में ड्रग्स हैं तो उसको अगर अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं टेक्निक का, ठीक है, इसको याद रखना। और क्रिस्टलाइजेशन मैंने बता दिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। किसी को कोई डाउट तो नहीं आता तक? और अब आखिरी कंपोनेंट पे आ चुके हैं, ठीक है। ये मुझे याद नहीं था कि ये हम लोग का आखिरी है। तो आखिरी है हम लोग का ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस। सर आपकी और मेरी ड्राइंग बहुत पिकासो। इसके नोट्स 9 PM के पहले, आज के नोट नहीं मिल पाएंगे आपको, ठीक है, ड्यू टू बिकॉज जो नोट्स बनाते हैं उनकी तबीयत बहुत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस समय, ठीक है। तो शायद आपको दूसरे तरह के नोट मिलेंगे अगर कोई नोट्स बनाते हो तो मैं देखता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो अभी आते हैं फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में। ये फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? डाउट तुम लोग के होते नहीं तो अनसेंड कुछ भी लिखते हो कमेंट में, है ना। चलो, तो अभी आते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक, ठीक है। पहले मुझको लगता था शारीरिक, लेकिन फिजिकल का मतलब हाँ शारीरिक होता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे भौतिक, है ना। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक वो होते हैं, फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो आपके रिवर्सिबल होते हैं, जिनको रिवर्स किया जा सकता है, और जहाँ पे मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या है, यानी कि ये आपके क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब इनको बैक किया जा सकता है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? इररिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, इररिवर्सिबल होते हैं। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हमारी ये है आइस, बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल गई, वाटर बन गई। क्या मैं इस वाटर से फिर से बर्फ़ बना सकता हूँ? येस, आंसर इज़ येस, यानी वो रिवर्सिबल है, यानी वो फिजिकल चेंज हुआ। क्या इसके और इसके पार्टिकल में कोई चेंज है? क्या आइस में भी H2O के पार्टिकल होंगे, वाटर में H2O के पार्टिकल होंगे। इसको अगर मैं गैस में उड़ा दूंगा और वेपराइज कर दूंगा तो भी भले स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट तीनों मतलब रिवर्सिबल है और तीनों में पार्टिकल कुछ चेंज नहीं हो रहा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, इस वजह से वो फिजिकल चेंज। जैसे मेल्टिंग हो गई, फ्रीजिंग हो गई, चॉपिंग हो गई। जैसे वुड है, वुड को मैंने काट दिया, वुड को मैंने इसे चॉप कर दिया, काट दिया, तो क्या कुछ फिजिकल चेंज हुआ इसमें? बिल्कुल हुआ। क्या कोई केमिकल चेंज हुआ? ना। केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ क्या? श्रेडिंग हो गया आपका, बॉइलिंग हो गया, ठीक है, बॉइलिंग हुआ, जैसे बॉयल किया, वाटर को बॉयल कर दिया तो वेपराइज हो गया, तो क्या इसमें कोई केमिकल चेंज हुई? नहीं हुई, ठीक है। वहीं बात करें केमिकल चेंजेस में, कंबशन, किसी चीज़ को जला दिया, जैसे लकड़ी को जला दिया तो कोयला मिल गया, कोयले से फिर क्या लकड़ी बना लोगे क्या? रॉटिंग, सड़ गया आपका, मान लेते हैं कोई जो फल ले गया वो सड़ गया, भयंकर रूप से सड़ गया, फिर से उसको ताज़ा कर सकते हो क्या? रस्टिंग की अगर बात करें, रस्टिंग क्या होती है? आयरन नेल, जैसे रस्टिंग, लोहे में जंग लग गई तो इसमें क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, Fe2O3, ठीक है। तो इसमें आयरन ऑक्साइड की लेयर जम जाती है और वो आयरन ऑक्साइड की लेयर इसमें रस्टिंग करती है। इसमें क्या हुआ, केमिकल कॉम्पोजिशन इसका चेंज हो गया, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ तो एक केमिकल चेंज होगा। और डाइजेशन भी हमारे केमिकल चेंज होता है। जैसे हमने खाना खाया तो वो क्या है, खाना का हमें पता है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि खाने का ब्रेक डाउन होता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे पहले स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। जरा बताइए सबसे ज़्यादा डाइजेशन किस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में होता है? देखते हैं कितने लोगों रिवाइज करके रख रहे हैं बायोलॉजी को। बाकी बायोलॉजी का भी वन शॉट होगा, आई थिंक कल नहीं परसों मंडे को होगा, सॉरी वेडनेसडे को होगा आपका पॉलिटी का, और संडे को होगा बायोलॉजी का। तो डाइजेशन में क्या है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज केमिकल्स हैं वहाँ पे। HCl एक केमिकल है, बाइल जूस एक केमिकल है, वो क्या है, उसमें केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पे बताएंगे। एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ जल्दी से। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल बताइए जल्दी से। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका कटिंग ऑफ फ्रूट्स। ये कौन सा एग्जाम्पल होगा? ठीक है, मिल्क, मिल्क टर्निंग सोर, या फिर मिल्क टर्निंग सोर यानी खट्टा हो गया, फिर मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, दूध को दही बना दिया। 3 एग्जाम्पल्स के बताइए आंसर क्या होंगे। मिल्क टर्निंग फ्रॉम कर्ड, दूध को दही बना दिया। बैक्टीरिया ने केमिकल चेंजेस कर दिए। इस दही को क्या दूध बना सकते हो फिर से? नो, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ ये आपका। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या आपने कोई केमिकल चेंज कर दिया क्या? बस उसको सिर्फ कट किया है, फिजिकली चेंज किया है, बस फिजिकल चेंज होगा आपका ये। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये याद रखना, ये फिजिकल और केमिकल दोनों होता है, ये फिजिकल और केमिकल दोनों होता है। कैसे? कैंडल होती क्या है? कैंडल होती है आपकी, ये इसमें होती है वैक्स होती है, और वैक्स में एक इस तरह से धागा होता है, ठीक है। ये जो वैक्स है, इस वैक्स में तो फिजिकल चेंज हो रहा है, बिकॉज इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं। वैक्स में इस जो मोम पिघल के नीचे गिर गई इस तरह से, इससे फिर से मैं पूरी ढंग से जैसे पहले थी वैसे बना सकता हूँ उसको फिजिकली, फिजिकल प्रोसेस से। बट ये जो आपका ये धागा चला ना, ये है आपका केमिकल चेंज, इसमें हुआ केमिकल चेंज। तो इसलिए ध्यान रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। टू समराइज आवर लेक्चर, हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैटर क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ मैटर पढ़े, 5 फॉर्म्स ऑफ मैटर पढ़े सॉलिड में, जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल सबसे कम होता है, डेफिनेट शेप होता है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं, इसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी बिटवीन द पार्टिकल, सबसे ज़्यादा स्पेस होगी, एंड सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द पार्टिकल। फिर हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर था प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या था? जब हम एक गैस को बहुत ज़्यादा हीट कर दें, उसको आयनाइज कर दें, तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। एब्सोल्यूट ज़ीरो में उसको अगर हम रीच करवा दें तो वो हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या फिर बोसॉन के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसको सबसे 1924 में बोस और सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन जी ने कॉन्सेप्ट रखा था। 1955 में हमारे क्या नाम था इनका, क्रॉनियम करके क्या नाम था, ठीक है। तो इन्होंने रूबीडियम के जो एटम्स रूबीडियम 87, कॉर्नवेल, ठीक है, कॉर्नवेल जी ने इनको एक्चुअल में लेबोरेटरी में किया, जिसकी वजह से 2001 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इस मैटर को हमने 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल देखने को मिलते हैं, मिक्सचर में एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल देखने को मिलते हैं। वो पार्टिकल में अगर सिर्फ एक ही टाइप के एटम हैं, उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं एलिमेंट, उसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम, जैसे H2O हाइड्रोजन के भी एटम है और ऑक्सीजन के भी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक। अगर हम बात जैसे शुगर, शुगर क्या है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, C6H12O6 ऑक्सीजन भी है, तो इस तरह से शुगर है, ठीक है। सॉल्ट में क्या Na की भी है, Cl के भी है, इसको Na और Cl में बांट सकते हैं। NaCl क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस हुआ, ठीक है, बट उसको NaCl में कर सकते हैं, बट NaCl को फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होता है? डिफरेंट तरह के पार्टिकल होते हैं, लेकिन उन डिफरेंट तरह पार्टिकल अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द मिक्सचर में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, याद कर लो लेमोनेड को पहला घूंट, या फिर आप कोक को याद कर लो, पहला घूंट और आखिरी घूंट सेम टेस्ट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजेनस, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजेनस क्या होता है? पार्टिकल साइज बहुत कम होता है। हेट्रोजेनस पार्टिकल साइज 10 नैनोमीटर से ज़्यादा, यहाँ पे 1 नैनोमीटर से कम। होमोजेनस स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ये लाइट स्कैटर नहीं करते हैं, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है। होमोजेनस की अगर बात करें एग्जांपल हो जाएंगे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, ठीक है। और इसी में आपका आ जाएगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये सब इसी के टाइप हैं। सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, ये सब क्या है? मिक्सचर, ये हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर है। फिर हमने देखा था किस तरह हमने डिफरेंट तरह से सेपरेट करते हैं मिक्सचर को। अगर जैसे कि हमें बात करें, जैसे कि इंक है, उसको इंक से डाई अलग करनी, इवापोरेशन, डाई के डिफरेंट कलर्स को अलग करना है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में और कहाँ यूज़ कर रहे थे? उसको हम यूज़ कर रहे थे ड्रग्स फ्रॉम ब्लड या फिर पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे। फिर हमने पढ़ा था कि 2 अगर इमिसिबल लिक्विड, या फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर हमने पढ़ा था अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है, सब्लिमेशन, बिकॉज वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम है, एंथ्रासीन भी सब्लाइम होता है, कैम्फर भी सब्लाइम होता है, ठीक है, नैप्थलीन भी सब्लाइम होता है, तो वो उसको हम वहाँ पे सब्लिमेशन का यूज़ करेंगे। फिर जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हमने पढ़ा था 2
इमिसिबल लिक्विड था, सेपरेटिंग फनल टेक्निक का यूज़ किया था। दो मिसिबल लिक्विड हैं तो हमने या तो डिस्टिलेशन या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का तब यूज़ करेंगे जैसे अगर हम बात करें एसीटोन इन वाटर, जहाँ पे फ्रैक्शनल जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से ज़्यादा है, 25 केल्विन का कम का डिफरेंस है, तो देयर वी विल यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और क्रिस्टलाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जैसे कि अगर कभी पूछ ले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से किस तरह से अलग करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन से अलग करेंगे। खत्म हो गया था टॉपिक। और अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके। ठीक, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। और कल हम लोग का टॉपिक रहेगा एटम्स। ठीक है, कल हम लोग टॉपिक देखेंगे एटम्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की पांचवी अवस्था है। सर शुगर मत बोलिए, शुगर बोलिए। अच्छा बिट, ये स्पेलिंग होती है क्या जो शुगर बोलें? शुगर, शुगर नहीं बोलेंगे हम, शुगर। शुगर होता तो शुगर ही बोलेंगे हैं, शुगर थोड़ी ना होता है शुगर हैं? चलो, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन करनी, ये क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी। बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी कौन सा स्टेट? हाँ, सबका सही है। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी। तो अगर बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? बिहेवियर में पूरा यूनिफॉर्मिटी, ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। ठीक है, अगले पे आते हैं। व्हाट इज ट्रू। ठीक है, व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर। पढ़िए स्टेटमेंट और जल्दी से बताइए। चलिए, तो व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर, सजातीय मिश्रण के बारे में। क्या चीज़ इसमें, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजेनियस, इसको फिर देखते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर, सजातीय मिश्रण के बारे में। होमोजेनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर और टू कंपोनेंट्स। बिल्कुल, इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। बिल्कुल सही है, बोथ आर ट्रू। ट्रू ही पूछा था ना, बोथ आर ट्रू। ठीक है, इसको एक बार, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी। पदार्थ की वह कौन सी अवस्था जो व्यवहार में एक रूपता प्रदर्शित करती है। एक रूपता, हाँ यहाँ पे आंसर गैस होगा। ठीक है, सॉलिड सॉलिड भी करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, सबसे अगर ज़्यादा बात करें तो आंसर ये होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर है वो इसमें मिलेगी गैस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी यौगिक का वर्णन नहीं करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। बिल्कुल सही, यही होता है कंपाउंड। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस होते हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन। बिल्कुल सही, फिजिकल मीन से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन। एनी प्रपोर्शन नहीं होता है, फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है। ठीक है, एनी एक्सट्रीम कीवर्ड है ना, फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ H2O, ये कंपाउंड है, फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिक्स होता है। चाहे वही है कि नाले का पानी लेके आओ, चाहे आरओ घर का पानी या फिर कहीं का पानी हो तुम्हारा। ठीक है, H2O ही होगा, ऐसा नहीं कि वो नाले में H1O2 हो जाएगा फिर H1.5O2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फिफ्थ, इन द टिंक्चर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन दैट इज, यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूट होता है और अल्कोहल सॉल्वेंट होता है, इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, सजातीय मिश्रण नहीं है। होमोजेनियस, एयर होमोजेनियस है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन होमोजेनियस है, शुगर सोल्यूशन होमोजेनियस है, मिल्क, मिल्क आपका एक कोलाइडल सोल्यूशन है, हमने पढ़ा था, मिल्क सोल्यूशन हो गया या फिर स्टार्च सोल्यूशन हो गया। सेवेंथ, व्हाट इज द स्टेटमेंट 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास। तो वही जो मैंने आपको कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था। 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाई मास का मतलब क्या हुआ कि 10% उसमें ग्लूकोज है। ठीक है, यानी कि 10 ये आपका, ये क्या होगा, ये आपका सल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम को अगर मिल्क से अलग करना है तो किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, केंद्रापसारण का। ठीक है, डिस्टिलेशन आसवन, और कहाँ यूज़ करते हैं इसका हम, एसीटोन एंड वाटर।
ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एयर के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना हो तो, और क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करना हो तो जहाँ पे कुछ क्रिस्टल सेपरेट करना हो, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फिजिकल चेंज, तो भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देर इज़ नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, गलत पूछा है ना। देर इज़ परमानेंट, ये गलत है, ठीक है। परमानेंट और इरिवर्सिबल नहीं होता बल्कि रिवर्सिबल होता है, यही तुमने पढ़ा था फिजिकल चेंज के बारे में, जैसे कटिंग हो गया किसी चीज़ का, बॉइलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई, जल के घटकों को कैसे अलग किया जा सकता है। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बोथ दे कैन बी सेपरेटेड। फिजिकल मेथड है कि बहुत आसानी से जैसे इवेपोरेट वगैरह आपने करवा दिया, ठीक है, या फिर हाथ से ऐसे चुन के। अब वाटर में H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो आपको केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फिजिकली आपने सेपरेट कर दिया। अब दे कांट बी सेपरेटेड, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड है, कंपाउंड को उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में सेपरेट कर सकते हैं, एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। 13 मिक्सचर कैन बी, तो मिक्सचर आपका होमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्योर सब्सटेंस अलग होता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस अलग चीज़ होती है, मिक्सचर अलग होता है जिसमें होमोजेनस और हेट्रोजेनस दो हमारी वैराइटीज होती हैं। ब्रास क्या है, ब्रास एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, होमोजेनस मिक्सचर है, फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो हमें पता है जो ब्रास है वो क्या है, ब्रास एक एलॉय है, ठीक है। ब्रास एक मिश्र धातु है, और एलॉय कैसा है, एलॉय होता है एक होमोजेनस मिक्सचर, वो एलॉय होता है एक सोल्यूशन, कैसा सोल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड में सॉलिड को मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 15 इन सगर सोल्यूशन, चीनी के घोल में। सर आई वांट टू परचेज ईयरली पैकेज, जीके प्लीज गाइड मी थ्रू। भाई बहुत लोग बैच वैच का पूछते रहते हैं, एक ही बैच है, कोई बहुत मल्टीपल बैचेस नहीं है, ठीक है, एक ही बैच है, रन कर रहा है, एक ईयर की वैलिडिटी है। परमार अकेडमी ऐप है, वेबसाइट है www.parmaracademy.in। तो शुगर सोल्यूशन की अगर बात करें तो शुगर सल्यूट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा। ब्रास इज अ सोल्यूशन ऑफ मॉल्टन कॉपर एंड, तो ब्रास किसका, वैसे तो अभी हम लोगों ने एलॉय पढ़े नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। ब्रास आपका कॉपर और जिंक का होता है, ठीक है। ब्रास सॉलिड सॉलिड एलॉय होते हैं, सॉलिड सॉलिड, ठीक है। तो ब्रास सॉलिड होता है, मॉल्टन फॉर्म में कॉपर होता है, सॉलिड आपका जिंक होता है, ठीक है। अगला है आपका 17th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के संबंध में कौन से सही है। प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल सही है। प्योर सब्सटेंसेस में बी कंपाउंड और मिक्सचर, बिल्कुल ना, मिक्सचर अलग चीज़ होती है, प्योर सब्सटेंसेस अलग होते हैं, मिक्सचर, हाँ प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, बट ध्यान ये रखना कि वो मिक्सचर अलग चीज़ होती है, तो दो आपका नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाई ऑल एलिमेंट अदर दैन निकल, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 3, 2 और 4 नहीं होगा आपका, पहला और तीसरा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 7 रिपीट करना है। 7 में क्या है, 7 में क्या, ये तो अभी मैंने बताया था ना कि मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, वही चीज़ तो है। 10% ग्लूकोज और इन वाटर का मतलब है कि 10 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो 100 ग्राम उसमें क्या है, वाटर है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजेनस इन नेचर। होमोजेनस कौन से नेचर में, होमोजेनस, आइस, वुड, सॉयल, एयर। एयर है हमारी, सॉयल हेट्रोजेनस है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तीसरा गया यहाँ से भी तीसरा गया, चौथा अपने आप हो गया। दूसरे और पहले में कौन होगा, दूसरे और पहले में दूसरा होगा। सर आइस में होमोजेनस नहीं हो सकता है क्या, आइस हेट्रोजेनस होता है क्या। आइस ना तो होमोजेनस होता है ना तो हेट्रोजेनस होता है, आइस प्योर सब्सटेंस होता है। कि आइस में आपको H2O के अलावा कुछ क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। आइसक्रीम मिक्सचर है, आइसक्रीम तो मिक्सचर है, ठीक है, बट आइस आपकी प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज इसमें H2O के अलावा आपको कोई और क्रिस्टल्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो प्योर सब्सटेंस है। होमोजेनस तो मिक्सचर होता है, तो 2 और 4 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लड एंड सी, ब्लड एंड सी वाटर आर, ब्लड एंड सी वाटर आर, बताइए जल्दी से। बोथ आर मिक्सचर, बोथ आर कंपाउंड, और जो भी आपके ऑप्शन था जल्दी से बताइए। क्या दिक्कत है, नहीं उसमें वही होगा, ठीक है। 10 ग्राम ग्लूकोज का जो 10% का मतलब, उसका मतलब यही 10 ग्राम ग्लूकोज में 100 ग्राम वाटर में 10% आपका ग्लूकोज है, ठीक है, वही आपका होगा इसका आंसर। चलो, तो ब्लड एंड सी वाटर, ब्लड एंड सी वाटर, ब्लड और सी वाटर दोनों ही हीट्रोजेनस मिक्सचर है, कहाँ है, बोथ आर मिक्सचर, वो तो बात सही है, बोथ आर कंपाउंड, बोथ इज ब्लड इज अ मिक्सचर, वेदर ना,
ठीक है। और किस तरह के मिक्सचर हैं? हीट्रोजेनस हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा ये दोनों हीट्रो हैं, ठीक है, हीट्रोजेनस मिक्सचर है दोनों, ठीक है। इन वाटर शुगर सोल्यूशन, वाटर शुगर सोल्यूशन क्या है? वाटर शुगर सोल्यूशन में बहुत आसान से वाटर सॉल्वेंट होगा, शुगर सॉल्यूट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? डिकेइंग वुड, बर्निंग ऑफ वुड, सोइंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑफ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। इनमें से कौन सा केमिकल चेंजेस हैं, रासायनिक परिवर्तन है? डिके हो रही है वुड, धीरे धीरे डिके हो रही है, केमिकल चेंजेस होगा, बिकॉज केमिकली चेंज हो रही है, वो काट नहीं रहे हैं, बर्न कर रहे हैं वुड को, केमिकल चेंज है, ठीक है। सॉइंग ऑफ वुड मतलब लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं तो फिजिकल चेंज होगा। तो थर्ड तो नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा तो आप तुरंत एलिमिनेट कर दो ऑप्शन को, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। पहला अपने आप हो गया और दूसरा है ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैमरिंग ऑफ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, ये भी आपका फिजिकल चेंज होगा। अरे भाई नेल को निकाल लो तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर हो जाएगा। 24th, फूड का कुकिंग और फूड का डाइजेशन किस तरह के चेंजेस हैं? दोनों ही किस तरह के हैं? दोनों ही आपके केमिकल चेंजेस, केमिकल प्रोसेसेस हैं, केमिकल चेंज हैं, ठीक है। बिकॉज आपने फूड को कुक कर दिया, उसके बाद आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं कि फिर से फूड को ले आए, ठीक है। और यहाँ पे होता है हम लोग का लेक्चर ख़त्म, ठीक है। और कल हम लोग करने वाले हैं एटम्स चैप्टर को। कल का हम लोग का जो टॉपिक होगा दैट विल बी एटम्स। कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल का अगर आपने नहीं समझा तो आगे का जो लेक्चर होंगे वो आपके लिए दर्द भरे हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप गाना गाएंगे कौन सा, दर्द भरे इस दिल में, है ना। तो इस वजह से अगर आपको गाना नहीं गाना है तो कल के लेक्चर में आप ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। नहीं, कोक जो आप बोल रहे हैं ना, कोक जैसे कोला वगैरह जो हम लाते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कुछ होती हैं मतलब उनको देखो या तो कोलाइड कैटेगरी में भी रख सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे, या दोनों नहीं होंगे, बिकॉज कहीं कहीं पे आप देखो कि सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि उसको कोलाइडी बोलते हैं, कहीं होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो बट यूजुअली वो सॉफ्ट ड्रिंक जो है आपकी, वो उसको मेरे अकॉर्डिंग होमोजेनियस मिक्सचर कैटेगरी में रखना ही ज़्यादा सही है, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने ब्लड, जैसे कि मैंने आपको वो ये मिल्क बताया, ठीक है, स्टार्च सोल्यूशन, ये सब आपके कोलाइड होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कुछ होते हैं, जैसे ब्लड है, ब्लड आपका हिट्रोजेनस मिक्सचर है, कहीं कहीं देख लोगे तो हो सकता है कोलाइडी कैटेगरी में भी रख दें, ठीक है। तो वो इस तरह के जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड होते हैं तो ये तो पूछता नहीं है, या तो दोनों वाले ऑप्शन, मतलब दोनों ऑप्शन में होता नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपके होमोजेनस होते हैं, ठीक है, जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उनको सोल्यूशन तो बोलते हैं, लेकिन अगर कहीं ट्रू सोल्यूशन लिख दें, ट्रू सोल्यूशन, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वही होते हैं ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, वही आपके ट्रू सोल्यूशन भी होते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी को। चले मिलते हैं कल। और बाकी जो लोग बैच वैच का पूछते रहते हैं, आई कैन रिपीट, वो 1 ईयर की वैलिडिटी है, ठीक है। परमार अकेडमी ऐप या फिर www.parmaracademy.in ये वेबसाइट है। बाकी अगर आपको जानना है, कुछ और जानना है, इसके अलावा कुछ जानना है, तो आप एक नंबर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इंक्वायरी नंबर है, वो कॉल वॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड द नंबर इज़, एक सेकेंड, अगेन रिपीट, ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। सोचो अगर मेरा होता तो मैं तुरंत लिख दिया होता इसको, है ना, 286428, ठीक है। इस नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है, नॉट दी पर्सनल नंबर। तो इस वजह से आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आपको एक क्वेरी भेजेंगे तो वो आंसर हो जाएगी, ठीक है। नॉट दी पर्सनल नंबर, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप। चलिए, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल एटम्स वाले लेक्चर में, थैंक यू। कल तो पॉलिटी है, कल नहीं है, परसों है, वेडनेसडे को है। और मैं आपको बता दूं, कल तो हम लोग की क्लास मॉर्निंग में होगी 11 AM पे, और परसों से ये क्लास जो मॉर्निंग में हो रही है, इस क्लास की टाइमिंग विल बी दी 6:30 PM नई टाइमिंग होगी, जब तक केमिस्ट्री ख़त्म नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि हमें वन शॉट जो लेक्चर्स हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे हुआ करेंगे 9 बजे। तो 9 बजे अगर वो होंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा सुबह, तो शाम के टाइम होगा, ठीक है। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे तो इसको सुबह रख दो, वन शॉट को शाम को, तो वन शॉट शाम में हो नहीं पाएगा, ठीक है, वो मॉर्निंग में ही रहेगा, बिकॉज मॉर्निंग में थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा रहती है मेरी, ठीक है। तो मॉर्निंग में क्योंकि थोड़े से लंबे लेक्चर्स होते हैं, इसलिए मॉर्निंग में वो होंगे और इवनिंग में ये होंगे। कल तो इसी टाइम पे होगी 11 AM पे,
बाकी परसों से आपका ये इवनिंग में क्लास शिफ्ट हो जाएगा 6 PM पे, ऑलराइट, सॉरी 6:30 PM पे। 7th में क्या दिक्कत है भाई? 7th में क्या दिक्कत है? 7th में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर, इसमें क्या दिक्कत है? 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास सिग्निफाइज जल में द्रव्यमान के अनुसार 10% ग्लूकोज। तो क्या दिक्कत है इसमें? 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर में है, इसमें दिक्कत क्या आ रही भाई? हैं? इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? चलिए भाई, प्रॉब्लम तो आप बता नहीं रहे, भी किसी का कमेंट तो दिख नहीं रहा इसमें। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। थैंक यू।